Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. So today we will deal with part 3 of the history lesson Socialism in Europe and the Russian Revolution. And yes, before starting this lesson or before starting this discussion, I would urge all my viewers to please like, share and subscribe to my channel. So today we will cover the following subtopics: the February Revolution in Petrograd, what happened after February Revolution, the October Revolution, what changed after October Revolution, the Civil War, making a socialist society, and finally Stalinism and collectivization program. So without any delay, let's talk about how February Revolution started in Petrograd. आप सभी को पता है पेट्रोग्राड का पुराना नाम क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग, और इसे क्यों चेंज किया गया था हम सबको पता है, राइट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नाम क्यों चेंज किया गया था। तो पेट्रोग्राड शहर में जो रशिया का जो कैपिटल बना था उस समय में 1917 के समय में विंटर बहुत ही ख़राब था। ओके, विंटर बहुत ही ख़राब था और स्पेशली ये ख़राब तो था पर कॉमन पीपल जो थे, आम आदमी जो थे, वर्कर्स जो थे, इनके लिए और भी ये ख़राब था ये विंटर। ओके, विंटर के कारण से क्रॉप्स वगैरह भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। ओके, हार्वेस्टिंग वगैरह नहीं हो रहा था, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। और पेट्रोग्राड शहर भी इस तरीके से डिवाइड हुआ था। ओके, इस तरीके से डिवाइड हुआ था बिटवीन रिच और पुअर। ओके, एक नदी था, नदी का नाम था रिवर नेवा। ओके, नदी का नाम था रिवर नेवा। नदी के ये रिवर नेवा था। ओके, नदी के राइट हैंड साइड पे वर्कर्स वगैरह रहते थे। ओके, राइट हैंड साइड में वर्कर्स वगैरह रहते थे। ओके, अब जिस जगह में वर्कर्स वगैरह रहते थे वो एरिया बहुत ही अनहाइजीनिक था। ओके, साफ़ सुथरा भी नहीं था और ये उतना डेवलप एरिया भी नहीं था। जितने भी फैक्ट्रीज़ वगैरह थे, जितने भी पेट्रोग्राड में फैक्ट्रीज़ वगैरह थे, वो सब नदी के राइट हैंड साइड में थे। और नदी के जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो था वो एकदम डेवलप एरिया था, एकदम रिच एरिया था। जितने भी महल वगैरह था, ओके, जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स वगैरह थे, जो रिच पीपल थे, वो नदी के लेफ़्ट हैंड साइड में रहते थे। तो 22 फरवरी 1917 में क्या हुआ, फैक्ट्री में लॉकडाउन हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदी के राइट हैंड साइड पे कौन रहते थे, वर्कर्स रहते थे, और जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह था वो आपका नदी के राइट हैंड साइड पे था। और इधर पे कंडीशन कुछ अच्छा नहीं था। ओके, लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। ये इतना हाइजीनिक एरिया भी नहीं था, पुअर एरिया था। पर अगर आप नदी के लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करो, जितने भी फैशनेबल एरियाज़ था, जितने भी रिच एरियाज़ था, ओके, डेवलपमेंट जो था वो सब नदी के लेफ्ट हैंड साइड में था। इतना ही नहीं, जो विंटर पैलेस था जहाँ पे राजा रहते थे, ओके, वो भी आपका नदी के लेफ्ट हैंड साइड में था। तो इनको किसी भी तरीके का, जो भी लोग नदी के लेफ्ट हैंड साइड में रहते थे, उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करना पड़ता था, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। इन लोग के लिए जो खाना होता था, जो क्रॉप्स होता था, हमेशा स्टॉक पे रहता था। पर जो नदी के राइट हैंड साइड में लोग रहते थे, वर्कर्स जो रहते थे, गरीब लोग, इनको हमेशा क्या फेस करना पड़ता था, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था। ऐसे ही फरवरी के मंथ में 1917 में क्या हुआ, 1917 में फूड शॉर्टेज होने लगा। ओके, फूड शॉर्टेज मतलब खाने पीने का सामान में अभाव होने लगा। और जैसा मैंने आपको बोला कि नदी के जो राइट हैंड साइड पे लोग रहते थे, उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, विंटर बहुत ही ठंडा था। ओके, एकदम स्नोफॉल हो रहा था उधर पे। और जो भी पार्लियामेंटेरियंस थे, जैसा कि मैंने बोला कि जो पार्लियामेंट था डूमा, वो भी नदी के कौन से साइड में था, नदी के लेफ्ट हैंड साइड में। जो डूमा था, रशिया का जो पार्लियामेंट था उसका नाम क्या था, डूमा था, वो भी कहाँ पे था, नदी के लेफ्ट हैंड साइड में था। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि जार, ओके, जो जार थे, जार निकोलस टू, वो क्या करना चाहते थे, डूमा को क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। ओके, डूमा को ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो पावर है ये क्या हो रहा है, दिन के दिन डिज़ोल्व होते जा रहा है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो नदी है ये है आपका रिवर नेवा। ओके, ये नदी का नाम क्या है, आपका रिवर नेवा, जो शहर को दो हिस्सों में डिवाइड करा था, बिटवीन रिच और पुअर। इस साइड में बहुत ही डेवलप एरियाज था, जैसा कि आप देख सकते हो, कम लोग रहते थे पर धनी लोग रहते थे। पर इस साइड में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग रहते थे, वर्कर्स वगैरह रहते थे। तो क्या हुआ, 22 फरवरी के दिन
22 फरवरी 1917 के दिन में क्या हुआ, फैक्ट्री में लॉकडाउन हो गया, एक फैक्ट्री को लॉकडाउन किया गया, ओके, फैक्ट्री को बंद किया गया। तो ओके, उसके ठीक एक दिन बाद 23 फरवरी में क्या हुआ, वर्कर्स जो थे, वर्कर्स ने पूरे फैक्ट्री में फैक्ट्री को बंद करने के कारण से वर्कर्स ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 फरवरी के दिन रिवर नेवा के राइट हैंड साइड पे जितने भी फैक्ट्रीज थे उनमें से एक फैक्ट्री को क्या किया गया, बंद किया गया। तो बंद करने के बाद क्या हुआ कि उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 23 फरवरी में क्या हुआ कि बहुत सारे जो वर्कर्स थे, ओके, बहुत सारे जो वर्कर्स थे, ऑलमोस्ट 50 फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अपने फैक्ट्री में क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। ओके, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया। अब स्ट्राइक क्यों किया जाता है, स्ट्राइक इसलिए किया जाता है जब भी कोई वर्कर का डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है या तो किसी भी वर्कर को ज़बरदस्ती काम से निकाला जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, तो अब बहुत सारे वर्कर्स साथ मिलके एक कम्युनिटी बना लेते हैं जिसको हमने एक नाम दिया ट्रेड यूनियन। तो वो लोग ने सबके समर्थन में क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। ओके, स्ट्राइक में यानी फैक्ट्री को क्या कर दिया, बंद कर दिया। कितने फैक्ट्रीज में, 50 फैक्ट्री में। तो ये जो वर्कर्स थे जो स्ट्राइक कर रहे थे, 50 फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर थे जिन्होंने स्ट्राइक किया, वो फैक्ट्रीज छोड़ के वो लोग कहाँ किस तरफ आ रहे थे, ओके, नदी में लेफ्ट हैंड साइड आके वो लोग कहाँ पे आ गए, फैशनेबल एरियाज में आ गए, विंटर पैलेस में आ गए। ओके, तो विंटर पैलेस में आने के बाद विंटर पैलेस को उन लोग ने चारों ओर से घेर दिया और अपना डिमांड को पूरा करने के लिए उन लोग ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ उठाया। तो जब वर्कर्स ने फैक्ट्री ये विंटर पैलेस और सभी इंपॉर्टेंट एरियाज़ को चारों ओर से घेर दिया था, तब गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं था। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, पुलिस को छोड़ना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू में आप ग्रुप बना के नहीं चल सकते हो। अगर ग्रुप बना के चलोगे तो आपको ऊपर में लाठी चार्ज हो सकता है। ओके, कर्फ्यू में सिर्फ एक या दो लोग चल सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, बाकी कोई भी इधर उधर नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट ने इस डिमांड को पूरा तो नहीं किया पर उनके ऊपर में क्या कर दिया, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया और वो लोग उधर से चले गए। ओके, पर वो लोग फिर वापस आए 24 फरवरी, और फिर से कब आए, 25 फरवरी को वो लोग आए थे अपना डिमांड पूरा करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया, गवर्नमेंट ने इस बार में पुलिस को बुलाया और गवर्नमेंट ने बोला कि इनके ऊपर में नज़र रखो, ये कोई तोड़ फोड़ ना करे, अगर तोड़ फोड़ किए तो इनको भी क्या करो, टॉर्चर करो। तो गवर्नमेंट ने भी क्या इम्पोज कर दिया, पुलिस को उनके ऊपर में नज़र रखने के लिए बोल दिया। किसके ऊपर में, वर्कर्स के ऊपर में। तो 25 फरवरी के दिन, ओके, तो 25 फरवरी के दिन में क्या हुआ, हम कौन से साल के बारे में बात कर रहे हैं, 1917 में। 25 फरवरी के दिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। डूमा यानी पार्लियामेंट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जब डूमा ख़त्म हो गया, इनमें जो पॉलिटिशियंस वगैरह थे वो नाराज़ हो गए गवर्नमेंट से। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटर्स जो भी पॉलिटिशियंस थे, जो भी वर्कर्स थे, वो फिर से क्या हो गए, 26 तारीख यानी कि दूसरे दिन, ओके, दूसरे दिन 26 तारीख को फिर से आ गए और रिवर नेवा के वो लेफ़्ट साइड में वो चले गए। ओके, रिवर नेवा के लेफ़्ट साइड में चले गए और वो लोग कहाँ पे चले गए, विंटर पैलेस की ओर चले गए। तो विंटर पैलेस की ओर चले गए और वैसे ही 27 तारीख के दिन क्या हुआ, पुलिस का हेडक्वार्टर्स वगैरह जो था, पुलिस के ऑफिस वगैरह जो था, पुलिस ऑफिस वगैरह जो था, उन सब को क्या कर दिया, वर्कर्स ने, ओके, तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट कर दिया। अब लोग क्या कर रहे थे, लोग आवाज़ उठा रहे थे, हमें ब्रेड बटर चाहिए, राइट, हमें ब्रेड बटर चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। लोग आवाज़ उठा रहे थे, हमारी वेजेस को ठीक करो, हमारे लाइफ जीने का सिचुएशन को अच्छा करो। ओके, हमें काम हम करेंगे पर काम हम 8 6 7 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे। ओके, डेमोक्रेसी का आवाज़ उठा रहे थे लोग। तो अब लोगों को पता चल गया था, उनका अधिकार के बारे में उनको पता चल गया था, तो ये वो आवाज़ उठा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने जब ऐसा कुछ हो रहा था नदी के लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे फैशनेबल एरियाज था, तो गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने का ट्राई किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, सिचुएशन को कंट्रोल करने का ट्राई किया। तो गवर्नमेंट ने फिर से क्या कर दिया, पुलिस को छोड़ दिया उनके ऊपर में, पुलिस को उनको प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में छोड़ दिया और पुलिस को बोल दिया कि उनके ऊपर में फायरिंग करो। ओके, पुलिस को क्या बोल दिया कि ये वर्कर्स को फायर करो। पर पुलिस ने भी क्या किया, पुलिस ने भी वर्कर्स को फायर करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ओके,
तो 26 तारीख के दिन में ही, वही दिन में क्या हुआ कि जब पुलिस ने वर्कर्स के ऊपर में फायर करने से इनकार कर दिया था, तो एक पुलिस ऑफिसर को पता नहीं कौन किसने गोली मार दी। और अब तो जब पुलिस को ही गोली मार दी किसी ने, तो पुलिस ने भी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना छोड़ दिया और पुलिस ने भी किसका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, आम वर्कर्स जो था उनके सपोर्ट में वो लोग आ गए। तो वही इवनिंग में क्या हुआ, सिपाही पुलिस और ये सिपाही सब मिलके वर्कर्स का साथ दिया और उन्होंने एक काउंसिल बनाने का बात किया। ओके, उन्होंने एक ग्रुप बनाने का बात किया, उन्होंने एक काउंसिल बनाने का बात किया और इस काउंसिल का नाम था सोवियत। इस काउंसिल का नाम क्या था, सोवियत। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा सोवियत यूनियन का नाम कैसे बना, राइट। तो 26 फरवरी 1917 में क्या हुआ कि सब वर्कर्स, सिपाही, पुलिस मिलके इन्होंने एक काउंसिल का गठन किया। उस काउंसिल का नाम क्या था, सोवियत। और इसका मीटिंग कहाँ पे होता था, पेट्रोग्रेड में होता था, जहाँ पे डूमा का मीटिंग होता था। और उसी समय में जब राजा जार निकोलस टू, जब इन्हें लगा कि इनका जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो एकदम कम हो रहा है, तो क्या हुआ कि मिलिट्री लीडर्स वगैरह जो थे उस समय में, जो मिलिट्री लीडर्स वगैरह जो थे, वो जो वर्कर्स का सपोर्ट जो कर रहे थे, मिलिट्री लीडर्स, ओके, आर्मी वगैरह, तो ये लोग किसके पास चले गए, राजा के पास चले गए। राजा कौन थे उस समय में, जार निकोलस टू। और राजा को बोल दिया कि आपको शायद अब आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, आपके पोस्ट से आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, राजा से आपको एक आम आदमी बनना पड़ेगा, आपको इधर से भागना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद राजा ने उन लोगों का एडवाइस को स्वीकार कर लिया, मिलिट्री लीडर्स का एडवाइस को स्वीकार कर लिया, वो भाग गए 2 मार्च, ओके, 2 मार्च 1917 में वो भाग गए उधर से। और भागने के बाद क्या हुआ, जो सोवियत लीडर्स वगैरह जो थे, ओके, अभी मैंने बताया, जो सोवियत लीडर्स वगैरह जो थे और जो डूमा लीडर्स जो थे, ओके, सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स मिलके उन्होंने क्या बनाया, एक गवर्नमेंट बनाया। उस गवर्नमेंट का नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट का नाम क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल का मतलब क्या है, प्रोविजनल मतलब कुछ दिन तक, जब तक गवर्नमेंट को संभालने के लिए कोई नहीं है, तो टेम्पररी गवर्नमेंट उन्होंने बनाए। किसने, 2 ग्रुप आए सामने, एक था आपका डूमा लीडर्स, ओके, एक थे आपके डूमा लीडर्स और दूसरे थे आपके सोवियत लीडर्स। तो ये सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स मिलके क्या बनाया, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया। जब तक देश के लिए एक अलग अच्छा सा इलेक्टेड गवर्नमेंट जब तक नहीं चुना जाता है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, देश को चलाएंगे। उस गवर्नमेंट का नाम क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या किया कि फ्यूचर में हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का भी बात करेंगे। अब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स मिलेगा, सबको मिलेगा, और उसी से हम लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। तो आप लोग इधर से आप देख सकते हो, पेट्रोग्रेड में जो रेवोल्यूशन हुआ, पेट्रोग्रेड में जो वर्कर्स और सिपाही मिलकर उन्होंने जब क्रांति किया, इसके कारण से क्या हुआ, मोनार्की जो था रशिया में वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, मोनार्की जो था, ओके, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था रशिया में 1917 तक, तो मोनार्की क्या हो गया आपका रशिया में, ख़त्म हो गया। किसके कारण से, पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन में। और कभी कभी इसे हिस्ट्री में क्या भी कहा जाता है, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917 के कारण से रशिया में मोनार्की क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और किसका स्टार्टिंग हुआ, प्रोविजनल गवर्नमेंट। ओके, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट एक तरीके का आपका क्या था, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद में रशिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। जैसा कि मैंने आपको बात किया, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था, इसके 2 ग्रुप थे, 2 ग्रुप बन के प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था। एक थे आपके डूमा लीडर्स और दूसरे थे आपके सोवियत लीडर्स। इस सोवियत लीडर्स में कौन कौन थे, जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी पॉलिटिशियंस वगैरह थे, आपके सोवियत लीडर्स में थे। और कुछ पॉलिटिशियंस आपको डूमा में भी देखने को मिलता था, जो कभी ना कभी राजा को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। जैसे कंजर्वेटिव्स हम कह सकते हैं, वो कहाँ पे थे, डूमा लीडर्स में थे। ओके, तो इनमें बहुत सारे मेंबर्स थे, जैसे आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग थे। ओके, और ये लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को आगे ले जाने में ये लोग बहुत एक्टिव भी रहा करते थे। और जो लिबरल्स थे उनका क्या मानना था, लिबरल्स तो आपको पता ही होगा कौन थे। लिबरल्स जो थे, इनका क्या मानना था कि ये लोग हमेशा से किसके बारे में फ़ाइट किया, किसके बारे में उन्होंने आवाज़ उठाया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने आवाज़ उठाया। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, पेट्रोग्राड में, पूरे रशिया में क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शंस जो, ओके, रेस्ट्रिक्शंस जनता के ऊपर में लगाया गया था। ओके,
जो रेस्ट्रिक्शंस जनता के ऊपर में लगाया गया था, जैसे पब्लिक मीटिंग को रोकना, ग्रुप्स वगैरह फॉर्म करना, तो अब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर में नहीं था। और ये वही समय था 1917, अप्रैल 1917 के टाइम, ये वही समय था जहाँ पे जो बोल्शेविक लीडर थे लेनिन, ओके, व्लादिमीर लेनिन जो थे, इनको दूसरे देश में भेज दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक गलती कर दिया था। इन्होंने क्वेश्चन किया था जार को, इन्होंने जार को क्वेश्चन कर दिया था कि 1914 से लेकर 1918 तक, ओके, 1914 से लेकर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने बोल दिया था कि राजा उस समय में रशिया लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है, किसी भी तरीके का लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है, ओके, और पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि रशिया एक बैकवर्ड कंट्री था और देश का जो गवर्नमेंट है उसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए था। तो लेनिन ने जब ऐसा बोल दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने लेनिन को एग्जाइल में भेज दिया, ओके। एग्जाइल का मतलब एक तरीके का क्या होता है, जैसे राम भगवान को भेजा गया था वनवास में, उसी तरीके से उनको भी दूसरे देश में भेज दिया गया था। जिन्होंने भी गवर्नमेंट को अपोज किया था उन सबको दूसरे देश में भेज दिया गया, ओके। और वो तब तक नहीं आ सके जब तक राजा अपने पोजीशन से नहीं हटे थे, ओके। तो राजा पोस्ट से हटने के बाद लेनिन वापस आ गए, ओके, अपने दोस्तों के साथ वापस आ गए। उन्होंने आने के बाद उन्होंने एक थीसिस लिखा, एक फार्मूला जिसका कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया जिसका नाम था अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस स्पेशली 3 चीज़ के बारे में बात करता है। जैसे उन्होंने हमेशा से डिमांड किया कि जो वॉर हो रहा है इसे ख़त्म करना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है इसे कैसे भी करके ख़त्म करना है, ये उनका एक डिमांड था। पीजेंट्स का जो ज़मीन था, ओके, आम आदमी का जो ज़मीन था, जो नोबल्स छीन के ले गए थे, उसे उनको वापस उनको ट्रांसफ़र करना है, ओके। उनको उनका अधिकार है तो उनको ट्रांसफ़र करना है। और जितने भी बैंक्स है रशिया में उनको क्या करना है, नेशनलाइज करना है। नेशनलाइज करने का मतलब क्या है, जितने भी बैंक्स है वो किसके अंडर में आना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर में आना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स नहीं होगा, सब बैंक्स क्या होना चाहिए आपका, गवर्नमेंट बैंक। तो ये 3 डिमांड को हम क्या कहते हैं हिस्ट्री में, अप्रैल थीसिस। और ये अप्रैल थीसिस को किसने फॉर्मुलेट किया था, आपके लेनिन ने, ओके। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोल दिया, जो बोल्शेविक जो ग्रुप था, लेनिन का जो बोल्शेविक ग्रुप था, इसका नाम बदल के क्या रख देना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी, ओके। पर इनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये बोला कि लेनिन का जो अप्रैल थीसिस था इसको अभी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज रशिया अभी भी तनाव में है, रशिया में अभी भी प्रॉब्लम है। तो ये सब जो थीसिस है जो लेनिन ने लिखा था, ओके, 3 थीसिस के बारे में जो बताया गया था, ये अभी ठीक समय नहीं है रशिया में, ओके। तो बाद में इसे यूज़ किया जा सकता है, पर अभी फ़िलहाल इसे यूज़ नहीं किया जा सकता है रशिया में। तो आप देख सकते हो लेनिन लेनिन धीरे धीरे करके पावर में आ रहे थे, और समर का सीज़न आते आते पूरे रशिया में क्या हो रहा था, जो वर्कर्स वगैरह जो फैक्ट्री में रह रहे थे उन लोग ने भी अपना यूनियन वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, ग्रुप्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि फैक्ट्री कैसे काम करेगा, ओके। फैक्ट्री के जो ओनर्स थे उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि फैक्ट्री कैसे काम करेगा। और वही फैक्ट्री मालिक के हिसाब से काम नहीं करेगा, फैक्ट्री सब वर्कर्स के हिसाब से काम करेगा। पूरे जगह में ट्रेड यूनियन वगैरह बनना स्टार्ट हो गया, संगठन वगैरह बनना स्टार्ट हो गया, ओके। इतना ही नहीं, जो सिपाही वगैरह भी थे जिन्होंने गवर्नमेंट का सपोर्ट छोड़ के आम आदमी का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने भी ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिया था, ओके। तो धीरे धीरे करके जब प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो मैंने बात किया आपको, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था, जब इनको ऐसा लगा कि ये वर्कर्स दिन के दिन क्या कर रहे, डिमांड कर रहे, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे वर्कर्स, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इनके लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि हमारा इन लोग का पावर डिक्रीज़ होता जा रहा है और वर्कर्स का पावर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो रशिया में उस समय में जो गवर्नमेंट था, ओके, टेम्पोरेरी गवर्नमेंट था, इन्होंने क्या किया, ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ओके। तो बोल्शेविक ने जब बोल्शेविक लीडर्स ने, अब आप देख सकते हो बोल्शेविक किसके अगेंस्ट में थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रहे थे। दोनों के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा था, ओके। प्रोविजनल गवर्नमेंट और क्या हो रहा था, आपके बोल्शेविक्स के बीच में लड़ाई जैसा कुछ सिचुएशन आ गया था। तो जब बोल्शेविक ने आवाज़ उठाया वर्कर्स के लिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसे दबा दिया, ओके। कैसे करके वो लोग हटा देते थे, और बहुत सारे बोल्शेविक लीडर को रशिया से भागना भी पड़ा। जैसा कि आपने देखा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो लीडिंग गवर्नमेंट था उस समय में, जो रूलिंग गवर्नमेंट था रशिया में, वो बोल्शेविक के कोई भी डिमांड को पूरा नहीं कर रहा था। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट और जो आपका बोल्शेविक पार्टी जो था उनके बीच में क्या हो रहा था, तनाव बढ़ना स्टार्ट हो गया।
और आपको ये पता होना चाहिए कि बोल्शेविक पार्टी किसके अंडर में था, लेनिन के अंडर में था। और बोल्शेविक पार्टी वर्कर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी बन चुका था, बहुत सारे लोग इसे क्या कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे। तो कॉन्फ्लिक्ट, ओके, दोनों ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चला गया, प्रॉब्लम होते गया, किसके बीच में, प्रोविजनल गवर्नमेंट और किसके बीच में, बोल्शेविक्स के बीच में। तो लेनिन ने सोचा कि लेनिन को ऐसा लग रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अब क्या स्टार्ट कर सकता है, डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर सकता है, पावर को डिसेंट्रलाइजेशन के बदले में सेंट्रलाइज कर सकता है, एक आदमी के ऊपर सब पावर आ सकता है, डिक्टेटरशिप आ सकता है। लेनिन को ऐसा डर हो रहा था। तो इसीलिए 16 अक्टूबर 1917 में क्या किया, लेनिन ने जो पेट्रोग्राड का जो सोवियत यूनियन जो था, ओके, काउंसिल जो था, और बोल्शेविक पार्टी के जितने भी लीडर्स था, उन लोगों ने क्या किया कि अब हमें कैसे भी करके रशिया को अपने कब्जे में करना पड़ेगा और एक सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, कैपिटलिज्म, ओके, ये जो भी पैसा रिसोर्सेज आएगा उसमें किसका कब्जा होगा, आपका वर्कर्स का कब्जा होगा, आम आदमी का, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक लियोन ट्रॉट्स्की नाम के मिलिट्री जनरल थे, ओके, लियोन ट्रॉट्स्की नाम के मिलिट्री जनरल थे। तो इनके लीडरशिप पे क्या गठन किया गया, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का गठन हो गया और इनको इनका हेड बनाया गया, ओके। तो किसके लिए ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी क्यों बनाया गया, किसके अंडर में, लियोन ट्रॉट्स्की, ताकि हम अब क्या कर सके, रशिया को अपने कब्जे में कर सके। ये बनाया था आपका लेनिन ने, ओके, लेनिन ने फॉर्म किया था। अब ये लोग अटैक करने वाले थे डूमा लीडर्स को, प्रोविजनल गवर्नमेंट को, ये लोग अटैक करने वाले थे। और पर कब अटैक करेंगे, डेट कौन सा डेट को में होगा, कितने बजे होगा, ये सब क्या रखा गया, सीक्रेट रखा गया। अब क्या होने वाला था, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में लड़ाई होने वाला था। तो दोनों ग्रुप के बीच में टेंशन कब स्टार्ट हुआ आपका, एग्जैक्टली में 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ 1917 में, ओके। और उस समय में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उनका नाम क्या था, केरेंस्की, ओके। तो केरेंस्की ने क्या किया, केरेंस्की को जब डर लगा, जब उनको लगा कि ये बोल्शेविक पार्टी उनके विंटर पैलेस में, ओके, लड़ाई करने के लिए आ रहे, तो उन्होंने डर के कारण से उन्होंने क्या किया, अपने आर्मी को बुलाया, ट्रूप्स को बुलाया, ओके, जो लोग प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते थे उन लोग को बुलाया। और बोल्शेविक के जो जितने भी एरियाज बोल्शेविक्स कंट्रोल करता था, जितने भी न्यूज़पेपर एजेंसीज बोल्शेविक कंट्रोल करता था, जहाँ से लोगों को मोबिलाइज किया जाता था, उन सब को क्या करने का बात हुआ, उन सब को तोड़ पर मचाने का बात हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर के जो सपोर्टर्स थे, जो आर्मी थे, ट्रूप्स थे, उन्होंने बोल्शेविक के एरियाज़ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बोल्शेविक का जितना भी टेलीफोन लाइंस वगैरह जो था, उन सबको कब्जा करने का बात हुआ, ओके। और जो भी लोग विंटर पैलेस में आ रहे थे, जो भी लोग विंटर पैलेस में विद्रोह करने के लिए आ रहे थे, उनको क्या करने के लिए ऑर्डर हुआ था कि विंटर पैलेस को कैसे भी करके बचाना है। और जैसा कि हम सबको पता है कि मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी का गठन हो गया था लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर में। तो ऑर्डर पास हुआ इधर से कि अब हमें जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर है, उन सबको क्या करना होगा, अरेस्ट करना होगा। और इतना ही नहीं, अब तो और भी डेंजरस प्रॉब्लम सामने आ रहा था। तो मूवमेंट में एक ऑर्डर पास हुआ कि एक शिप था उस समय में, उस शिप का नाम था ऑरोरा, ओके, उस शिप का नाम क्या था, ऑरोरा। तो ऑरोरा शिप को एक ऑर्डर मिला कि जो भी फाइटर्स है वो लोग रिवर नेवा में जाए, ओके, ऑरोरा शिप के साथ। ऑरोरा शिप ने क्या करने का बात हुआ कि विंटर पैलेस को तोड़ पर मचाने का बात हुआ। तो एमआरसी के ऑर्डर पे एक शिप जिसका नाम था ऑरोरा, ओके, एक शिप था जिसका नाम था ऑरोरा, इसने क्या किया, विंटर पैलेस को, ओके, विंटर पैलेस को क्या करना स्टार्ट किया, गोलीबारी करना स्टार्ट कर दिया, ओके, विंटर पैलेस को क्या करना स्टार्ट कर दिया, फायर करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो पिक्चर में एक शिप है ऑरोरा, जिसने विंटर पैलेस जो ये था, ओके, विंटर पैलेस को क्या करना स्टार्ट कर दिया, नदी के लेफ्ट हैंड साइड से क्या करना स्टार्ट कर दिया, गोला बारूद, ओके, यानी फायर करना स्टार्ट कर दिया था, ओके। और जितने भी दूसरे जो वेसल्स थे, जितने भी दूसरे जो छोटे छोटे शिप्स वगैरह थे, उन लोग ने भी ऐसा ही कुछ किया, ओके। सो रात का समय होते होते जो पूरा ये पेट्रोग्राड जो था वो किसके अंडर में आ चुका था, बोल्शेविक्स के अंडर में आ चुका था, ओके। और बोल्शेविक अंडर में आ चुका था, फाइटिंग्स हुआ, दोनों तरफ से लोगों ने फाइट किया, ओके। राइट हैंड साइड में जो वर्कर्स थे, ये सब मिल के बोल्शेविक से सपोर्ट कर रहे थे,
ओके। और इधर पे प्रोविजनल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और जितना भी ओके दिसंबर का महीना आते आते, जो रेवोल्यूशन अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर का महीना आते आते पूरा पेट्रोग्राड, पूरा मॉस्को किसका कंट्रोल में आ चुका था? ये पूरा आपका बोल्शेविक्स के अंडर में आ चुका था। तो इसी के कारण से क्या होता है, आपका अक्टूबर रेवोल्यूशन भी ख़त्म हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था। अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा जाता है, राइट। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के कारण से क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को रशिया से ख़त्म किया गया। तो अब किसका गवर्नमेंट आने वाला था? अब आएगा आपका बोल्शेविक पार्टी का रूल। कहाँ पे? रशिया पे। तो अब हम जानेंगे कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद में रशिया में क्या क्या चेंजेस आया। एक तो ओके, आप लोग अगर देखो, एक तो क्या हुआ, बोल्शेविक पार्टी जो था वो किसके अगेंस्ट में थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा के क्या कर दिया गया कि प्रॉपर्टी सबके लिए बराबर से दिया जा रहा था, सबको बराबर से दिया जा रहा था, ओके। बैंक्स वगैरह नेशनलाइज किया गया, जैसा लेनिन थीसिस में था, अप्रैल थीसिस में था। बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वॉर तो वैसे ही ख़त्म हो गया था, ओके। और जो आम लोग जो थे, ओके, जो गवर्नमेंट था, बोल्शेविक गवर्नमेंट जो था, अब वो क्या करेगा, मैनेजमेंट की देखभाल करने वाला था। लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी मिला, लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी का टाइटल मिला। सोशल प्रॉपर्टी का मतलब लैंड सिर्फ एक आदमी का नहीं होगा, ये लैंड किसके लिए होगा? सबके लिए होगा। और जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको इसी के हिसाब से ज़मीन को मिलेगा। जैसे पांच, अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 फैमिली के हिसाब से एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर फैमिली को क्या मिलने वाला था? ज़मीन मिलने वाला था, ओके। तो उसके बाद में क्या हुआ, नंबर 3 में आप देख सकते हो, बोल्शेविक्स ने क्या किया, जो एरिस्टोक्रेसी का जो टाइटल्स था, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो राजा वगैरह, जो रॉयल फैमिली में जो शाही फैमिली के जो लोग जो टाइटल यूज़ करते थे, ओके, लॉर्ड वगैरह का टाइटल जो था, उसे बोल्शेविक ने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। अब सब सिटीजन्स को क्या करने के लिए बात किया था? सब सिटीजन्स इक्वल है गवर्नमेंट के सामने, सब सिटीजन्स क्या है? इक्वल है। इतना ही नहीं, सोल्जर्स जो सिपाही थे उनमें यूनिटी लाने के लिए उनका यूनिफॉर्म भी चेंज किया गया। तो आप देख सकते हो अक्टूबर के बाद में रशिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया गया। इतना ही नहीं, जो बोल्शेविक पार्टी था, इसका भी नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ओके। बोल्शेविक का नाम बदल के क्या रख दिया गया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, ओके। और इन्होंने एक बार क्या हुआ कि नवंबर 1917 में, नवंबर का महीना 1917 में इलेक्शंस करने का बात किया। बोल्शेविक गवर्नमेंट ने इलेक्शंस लड़ने का बात किया, इलेक्शंस हुआ भी, पर ये इलेक्शंस में इनको उतना सपोर्ट नहीं मिला, ओके। उनको उतना सपोर्ट नहीं मिला। और इसी के कारण से लेनिन ने क्या कर दिया? असेंबली को डिसॉल्व भी कर दिया था। लेनिन ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। तो मार्च 1918 में लेनिन ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके कारण से पूरे लोग उनसे गुस्सा होना स्टार्ट कर दिए। उनके ही जो दूसरे ग्रुप्स थे वो उनसे गुस्सा होना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने क्या किया कि रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन जर्मनी के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप कर लिया फिर से। जर्मनी जो रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ओके, उनके साथ उन्होंने क्या कर दिया? फिर से फ्रेंडशिप बढ़ा दिया। इसी के कारण से बहुत सारे लोग लेनिन के साथ ही नहीं, जो बोल्शेविक पार्टी थे उनके साथ दे स्टार्टेड टू बिकम एंग्री विद द बोल्शेविक पार्टी। और लेनिन ने क्या कर दिया? सब पॉलिटिकल पार्टी को बर्खास्त कर दिया, सब पॉलिटिकल पार्टी को डिसमिस कर दिया। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोल्शेविक ग्रुप के परमिशन के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता था। और ट्रेड यूनियन भी जितना भी था, जो वर्कर्स का संगठन भी जितना भी था, उन सबको लेनिन ने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो आप देख सकते हो कि लेनिन वही वही लीडर थे जिन्होंने कभी वर्कर्स को ट्रेड यूनियन बनाने की बात किया था, वर्कर्स को सपोर्ट करने का बात किया था, ओके, वर्कर्स को फ्रीडम देने का बात किया था, राइट्स देने का बात किया। अब ये लेनिन मार्च 1918 के समय आते आते इन्होंने क्या कर दिया? लोगों में फिर से टेंशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को जो राइट्स था उन्होंने छीन लिया, पॉलिटिकल पार्टीज बनने से इनकार कर दिया, ओके। वर्कर्स को, गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछे, सेंसरशिप वगैरह भी सब बंद कर दिया। अब वर्कर्स समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर लेनिन क्या चाहता था, ओके। वर्कर्स को समझ में ये नहीं आ रहा था कि लेनिन आखिर में क्या चाहते थे। पहले यही लेनिन थे जो कभी वर्कर्स को सपोर्ट किया करते थे, ओके। तो आप देख सकते हो कि मार्च 1918 का समय आते आते क्या हो गया था
कि अपने ही लोग लेनिन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो आप नेक्स्ट जो आप पढ़ने वाले हो ये तो आपको और भी शॉक कर देगा कि अब लेनिन को अपने खुद के लोगों के साथ क्या करना पड़ा था, वॉर करना पड़ा था। तो आगे हम बात करेंगे सिविल वॉर के बारे में। तो रशिया में 1918 से लेकर 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। ओके, अब लोग खुद अपने बोल्शेविक लीडर के अगेंस्ट में जाने वाले थे। तो रशिया में 3 ग्रुप फॉर्म हो चुका था। एक ग्रुप था आपका बोल्शेविक पार्टी, ओके, एक ग्रुप था आपका बोल्शेविक पार्टी, ओके, जो लेनिन के अंडर में था। दूसरा ग्रुप था आपका ये प्रो जारिस्ट, ओके, दूसरा ग्रुप था आपका प्रो जारिस्ट। ये किसको सपोर्ट करते थे, राजा को सपोर्ट करते थे। और तीसरा ग्रुप था जिसका नाम क्या था, सोशल रेवोल्यूशनरीज, ओके, तीसरा ग्रुप था जिसका नाम क्या था, सोशल रेवोल्यूशनरीज, ओके। तो ये तीनों ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, ओके। स्पेशली प्रो जारिस्ट तो कैसे भी करके सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ मिल ही जाते थे। अब देखो, सोशल रेवोल्यूशनरीज वो लोग थे जो पहले बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट किया करते थे, पर बोल्शेविक लीडर लेनिन ने अक्टूबर के बाद में जो भी चेंजेस लाया रशिया में, उसके कारण से अपने लोग बोल्शेविक के अगेंस्ट में जा चुके थे। और जो ये प्रो जारिस्ट जो है, प्रो जारिस्ट का मतलब क्या है, जो राजा के सपोर्टर्स वगैरह जो थे, ओके, डूमा लीडर्स में जो राजा के सपोर्टर्स वगैरह जो थे, ये दोनों मिलके अब किसके साथ लड़ने वाले थे, बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में, ओके। तो जब देश के अंदर में जब एक, ओके, अपने ही लोग एक दूसरे के साथ अगेंस्ट में लड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर। समझ में आया। तो जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रो जारिस्ट थे, एक ग्रुप का नाम क्या था, प्रो जारिस्ट जो थे, और दूसरे जो थे सोशल रेवोल्यूशनरीज, ये दोनों मिलके किसके साथ लड़ाई कर रहे थे, बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट में लड़ रहे थे। और ये जो प्रो जारिस्ट और जो सोवियत लीडर्स को बहुत सारे देश सपोर्ट भी कर रहे थे, जैसे फ्रांस ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया, ब्रिटिश ने सपोर्ट किया, उन उन देशों ने सपोर्ट किया जो सोशलिज्म के अगेंस्ट में थे। पर बोल्शेविक के पास वर्कर्स का सपोर्ट था, पूरा देश में जितने भी वर्कर्स थे उनका सपोर्ट होने के कारण से बोल्शेविक ने हार नहीं माना, ओके, बोल्शेविक ने हार नहीं माना। और जनवरी 1920 का समय आते आते लगभग रशिया का जितना भी एरियाज था वो किसके कंट्रोल में आ चुका था, बोल्शेविक के कंट्रोल में आ चुका था, क्योंकि मेजोरिटी लोग जो थे बोल्शेविक का सपोर्ट कर रहे थे उस समय में भी। तो जब बोल्शेविक्स पूरे देश में रूल करना स्टार्ट कर दिए 1922 में, उन्होंने क्या गठन किया, ओके, उन्होंने कुछ बहुत सारे कंट्रीज़ को मिला के एक बड़ा सा देश बनाया। उसी देश को हम क्या किस नाम से रिमेंबर करते हैं, यूएसएसआर। इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ओके, 1922। पर ये आपका 1991 का समय आते आते ये क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो आप मुझे बताओ कि सिविल वॉर रशिया में होने का मेन रीजंस क्या क्या था। क्या बोल्शेविक्स लीडर लेनिन इसमें आप जिम्मेवार ठहरा सकते हो, यस और नो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो जब रशिया में सिविल वॉर हो रहा था, हम सबको पता है लेनिन ने बैंक को नेशनलाइज कर चुके थे, और जितना भी ज़मीन जो था, लैंड जो था, वो पीजेंट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी पीजेंट्स थे उनको परमिशन मिल चुका था कि लैंड में वो लोग खेती वगैरह कर सकते थे, ओके। पर सिर्फ एक ही आदमी खेती नहीं करेगा, सब लोग उसमें जाके खेती करेगा, ये भी बात किया गया था। एक कलेक्टिव वर्क का बात किया गया था, एक यूनिटी का बात किया गया था, ओके। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक प्लानिंग का ज़रूरत था देश को एक डेवलपमेंट लाने के लिए किसका ज़रूरत था, प्लानिंग ज़रूरत था, ओके। तो इसी तरीके से प्लानिंग का ज़रूरत, कैसे देश का इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हैं, कैसा देश का आर्थिक अवस्था को हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इसलिए एक प्लानिंग का ज़रूरत था। सेंट्रलाइज प्लानिंग का ज़रूरत होने के कारण से एक कॉन्सेप्ट का फॉर्मुलेशन हुआ। उस कॉन्सेप्ट का नाम था 5 ईयर प्लान, ओके। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, 5 ईयर प्लान। आप लोग ने पढ़ा होगा इंडिया में भी 5 ईयर प्लान है, तो आप देख सकते हो इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान्स कहाँ से बोरो किया था, रशिया से बोरो किया था। तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात किया गया, यानी कि 5 साल तक एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर 5 साल के लिए हम लोग इंडस्ट्रीज़ को फोकस करेंगे, तो 5 साल में हम लोग इंडस्ट्रीज़ को फोकस करेंगे, और कितना इससे रेवेन्यू मिलेगा, कितना इससे ग्रोथ मिलेगा, कितना देश का आर्थिक अवस्था सुधरेगा, ये सिर्फ 5 साल तक, 5 साल में टारगेट अचीव करने के बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स शायद हो सकता है एग्रीकल्चर को हम लोग इम्पोर्टेंस दें, ओके। तो ऐसा करते करते 5 ईयर प्लान्स के बारे में बात हुआ,
ओके। तो 1927 से लेकर 1932 ओके 1927 से लेकर 1932 5 ईयर प्लान इस्टेब्लिश किया गया। उसी तरीके से 1933 से लेकर 1938 तक दूसरा 5 ईयर प्लान के बारे में बात किया गया। तो 5 ईयर प्लान्स रशिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। ओके, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बढ़ने लगा। ओके, ऑयल प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज़ होते गया। ऑयल प्रोडक्शन ही नहीं, कोल, स्टील, नए नए फैक्ट्रीज बनने लगे। और फैक्ट्रीज बनने के कारण से लोग दूर दूर से फैक्ट्री में काम करने के आने लगे। अब वर्कर्स काम तो करने के लिए आने लगे, पर उन लोग को पहले जैसा नहीं था। ओके, वर्किंग कंडीशन बहुत ही अच्छा था। उनके बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल्स वगैरह बनाया गया था ताकि वो लोग स्कूल में पढ़े। ओके, तो कुछ कुछ वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज़ भी था, पर कुछ वर्कर्स अभी भी पहले के जैसा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। तो रशिया अब एक सोशलिस्ट कंट्री बन चुका था, जहाँ पे अब तो आपको पता चल ही गया होगा सोशलिज्म का मतलब क्या है, राइट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किसका कंट्रोल होगा, आम जनता का ही कंट्रोल होगा। ओके, तो उनमें उनके समक्ष लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन सबको इक्वली मिलेगा। ओके, रिसोर्सेज सबको इक्वली बांटा जाएगा। तो रशिया अब क्या हो चुका था, सोशलिस्ट सोसाइटी हो चुका था। तो जैसा कि हम सबको पता है कि रशिया में प्लानिंग इकोनॉमी के बारे में प्लान्ड इकोनॉमी स्टार्ट हो चुका था, पर 1927 और 28 का समय आते आते जो शहर थे रशिया में वो प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट कर चुके थे। स्पेशली अनाज के मामले में अनाज शहर पे नहीं आ रहा था, और गवर्नमेंट ने उस समय में फार्मर्स को बोल दिया था कि आप लोग को गवर्नमेंट जो दाम में अनाज फिक्स करेगा उसी में आपको बेचना है। पर फार्मर्स ने कम दाम पे अनाज बेचने से इनकार कर दिया। ओके, तो स्टालिन अब आ गए थे पावर में। लेनिन के डेथ के बाद स्टालिन आ चुके थे, बोल्शेविक लीडर बन चुके थे। उन्होंने ये बताया कि जो रिच पीजेंट्स है, जो व्यापारी है गांव बस्ती में, वो अपने साथ क्या कर रहे, ऐसे टेंशन पे वो अपने साथ जो अनाज है वो अपने घर पे छिपा रहे हैं। तो उनका ऑर्डर के साथ क्या किया, स्टालिन ने एक आर्मी को उधर पे भेजा, एक टीम को उधर पे भेजा चेक करने के लिए। तो उस समय में जो अच्छे फार्मर्स वगैरह जो थे उनको कुलक्स नाम से बुलाया जाता था। कुलक यानी रशियन सोसाइटी में जो अच्छे फार्मर्स होते थे उनको क्या कहते थे, कुलक्स यानी रिच फार्मर्स। तो उनका घर को रेड करने का किया जा रहा था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, स्टालिन ने ये बताया कि जो फार्म में जो खेत जो रशिया अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है अनाज के मामले में, ये इसलिए क्योंकि सभी किसान जो है सिर्फ अपना खेत के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना खेत के बारे में सोचते हैं। और उनके पास खेत तो है, पर खेत क्या है, छोटा छोटा खेत है। ये छोटा छोटा खेत देश का समस्या को कैसे सॉल्व करेगा। तो स्टालिन ने कहा कि ये छोटा खेत से जब हार्वेस्टिंग होगा तो छोटे अमाउंट में ही, स्मॉल अमाउंट में ही प्रोडक्शन होगा, तो क्यों ना हम बड़ा अमाउंट में प्रोडक्शन करें। तो ये सब उनका ये मानना था कि ये सब ज़मीन को मिला के एक बड़ा सा ज़मीन हम बनाएंगे, बड़ा सा ज़मीन बनाएंगे, कलेक्टिवाइज करेंगे। और ये सब ज़मीन को मिलाने के बाद सब फार्मर्स क्या करेंगे, इस ज़मीन पे काम करने के लिए आएंगे। और जब प्रॉफिट का बात होगा तो प्रॉफिट सब में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1929 के बाद में स्टालिन ने क्या किया, सभी ज़मीन को एक करके सभी फार्मर्स को एक ही ज़मीन में काम करने के लिए उन्होंने बात किया। तो पीजेंट्स इस ज़मीन में काम भी करते थे, पर कुछ कुछ पीजेंट्स गुस्से में भी आ गए थे। ओके, वो लोग गुस्से में आ गए थे क्योंकि उनका ज़मीन दूसरे ज़मीन के साथ मिला गया था। तो 1929 और 1931 में जो कैटल था, जो पशु पालन जो था वो भी घट गया। ओके, और जो लोग स्टालिन के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते थे उन लोगों को भी पनिशमेंट मिलता था। अंडरस्टूड। तो स्टालिन ने ये प्रोग्राम जो अडॉप्ट किया, इसका नाम क्या था, कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, जहाँ पे एक छोटे छोटे खेत को हटा के, ओके, उसे हटा के उसका मेंबरशिप हटा के उस खेत को बड़ा खेत बनाया गया। और जिसका भी वो खेत था वो सब लोग एक बड़े से खेत पे जाके क्या करेंगे, काम करेंगे। बड़ा खेत यानी बड़ा प्रोडक्शन, और देश का समस्या भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पर ये जो स्टालिन का जो थ्योरी था ये फ्रूटफुल नहीं था, ये प्रॉफिटेबल नहीं था। ओके, 1930 से लेकर 1933 का जो समय था, लगभग 40 लाख लोग, ओके, लगभग 40 लाख लोग क्या हुए, रशिया में मर गए। क्यों, भूखमरी के कारण से। ओके, खाना ना होने के कारण से पूरे रशिया में लगभग 40 लाख लोग मर गए थे। तो बहुत सारे लोग पार्टी स्टालिन के लीडरशिप में, स्टालिन का जो पार्टी था बोल्शेविक पार्टी में, बहुत सारे लोग, अपने ही लोगों ने स्टालिन के खिलाफ भी आवाज़ उठाया। ओके, स्टालिन के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया।
पर स्टालिन इतना पावरफुल था उस समय में कि उसने ऐसे लोग ऐसे प्रोटेस्ट को स्टालिन ने आराम से, बड़े आराम से उसने क्या किया, पुलिस की मदद से, अपनी हेल्पर्स की मदद से ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। इससे आपको कुछ मदद मिलेगा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. It will keep me motivated to make more videos like this. And yes,